स्रोतों के इस संकलन में आज हम गहराई से उतर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के एक बेहद अहम और नाटकीय दौर में। बात होगी मेवाड़ के उस गौरवशाली अतीत की, जब उसके शासकों ने अपनी आन बान शान के लिए कह सकते हैं कि जबरदस्त संघर्ष किए। हाँ, और हमारी नजर खास तौर पर 16वीं सदी पर रहेगी। ये वो वक्त था जब मेवाड़ पर मतलब बाहरी ताकतों की नजर थी और उसे एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो महाराणा विक्रमादित्य से लेकर उदय सिंह और फिर महाराणा प्रताप सिंह के दौर की कहानी कहते हैं। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने सचमुच मेवाड़ की पहचान को गढ़ा। तो ये जो हमारे सामने ऐतिहासिक लेखों के हिस्से हैं, इनमें उस जमाने के राजाओं, लड़ाइयों और जो खास घटनाएं हुई उनका जिक्र मिलता है। ये हमें सीधे उस दौर की मुश्किलों और उनके जवाबों तक ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं बताते, बल्कि ये उन फैसलों, उन कुर्बानियों और उस जबरदस्त इच्छा शक्ति की झलक भी देते हैं जो उस दौर के लोगों में थी। हम कोशिश करेंगे कि इन पन्नों में छिपी असल बात क्या है उसे समझें। तो हमारा आज का मकसद है इन स्रोतों से वो जरूरी जानकारी निकालना जो चित्तौड़ के दूसरे साके से शुरू होकर हल्दी घाटी के मशहूर युद्ध तक जाती है, और ये समझना कि इन सब घटनाओं ने मेवाड़ के इतिहास को कैसे तराशा। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत करते हैं राणा सांगा के बाद के मेवाड़ से। 1528 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनके बेटे रत्न सिंह कुछ समय रहे। फिर आए विक्रमादित्य 1531 से 1536 तक। लगता है विक्रमादित्य का समय काफी उथल-पुथल भरा था। हाँ बिल्कुल। विक्रमादित्य, जो सांगा और रानी कर्णावती के बेटे थे, उनके शासनकाल में मेवाड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इन दस्तावेजों से ये साफ है कि 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया था और ये मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया। और यहीं वो मशहूर वाकया आता है रानी कर्णावती का, जब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। ये कदम कितना अहम था उस वक्त? क्या ये सच में हुआ था? हाँ, ये एक दिलचस्प कूटनीतिक कोशिश मानी जाती है। कर्णावती विक्रमादित्य की माँ, उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं से एक तरह से भाईचारे का वास्ता देकर मदद की अपील की। पर जैसा अक्सर इतिहास में होता है, मदद सही वक्त पर नहीं पहुंच पाई। अच्छा, मदद नहीं मिली और उसका नतीजा फिर? नतीजा दुखद था। देखिए, जब बहादुर शाह ने दोबारा हमला किया 1536 में और मदद की कोई उम्मीद नहीं बची, तब राजपूतों ने केसरिया बाना पहना, मतलब आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया, जिसका नेतृत्व देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह कर रहे थे। और दूसरी तरफ रानी कर्णावती ने लगभग 1300 दूसरी महिलाओं के साथ जौहर किया, अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। इसी केसरिया और जौहर को मिलाकर साका कहते हैं। ये चित्तौड़ का दूसरा साका था, मेवाड़ के इतिहास का एक काला मगर वीरता से भरा अध्याय। इन स्रोतों में ये भी जिक्र है कि रानी कर्णावती ने अपने बेटों विक्रमादित्य और छोटे उदय सिंह को बूंदी भेज दिया था, जो उनका मायका था। ये शायद उनकी दूरदर्शिता थी बच्चों को बचाने के लिए। हाँ, ये हालात की गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि कम से कम मेवाड़ का वंश तो सुरक्षित रहे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मेवाड़ को अंदर से और कमजोर कर दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाया बनवीर ने। बनवीर? ये कौन था और कैसे सत्ता में आया? क्या ये भी राज परिवार से था? बनवीर वो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज थे ना, राणा सांगा के भाई। उनकी एक दासी पूतलदे का बेटा था, तो उसने इस अस्थिरता का फायदा उठाया और जैसा कि स्रोत बताते हैं, 1536 में चित्तौड़ किले में ही विक्रमादित्य की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। ओह, तो ये तो मेवाड़ के लिए एक और बड़ा झटका था। और उसने उदय सिंह को भी निशाना बनाया होगा फिर, क्योंकि असली वारिस तो वो थे। पूरी कोशिश की। यहीं पर वो पन्नाधाय के महान बलिदान की कहानी आती है। हालांकि ये स्रोत उसका ब्यौरा नहीं देते, पर इशारा साफ है कि पन्ना ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई। उदय सिंह को चुपके से किले से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचाया गया और कुंभलगढ़ में उन्हें पनाह मिली, किसी ने मदद की। वहां के किलेदार थे आशा देवपुरा। उन्होंने उदय सिंह को शरण दी और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद जब मेवाड़ के सरदार एकजुट हुए, उन्होंने मारवाड़ के राव मालदेव की मदद ली। इन दस्तावेजों के मुताबिक 1537 में मालदेव के सहयोग से बनवीर को हटाया गया और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। मतलब मेवाड़ का शासन फिर से सही हाथों में आया। तो उदय सिंह का शासनकाल शुरू हुआ।
1537 से 1572 तक। उन्होंने चित्तौड़ में नौकोठा महल बनवाया, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन शायद उदयपुर शहर है ना? निश्चित रूप से 1559 में उदयपुर की स्थापना एक बहुत दूरदर्शी कदम था। अरावली की पहाड़ियों के बीच पिछोला झील के पास एक सुरक्षित जगह चुनना, चित्तौड़ पर जैसे बार बार हमले हो रहे थे, उसे देखते हुए ये बहुत समझदारी भरा फैसला था। उन्होंने उदय सागर झील और मोती मगरी के महल भी बनवाए। ये सिर्फ एक नया शहर बसाना नहीं था, ये मेवाड़ की राजधानी को एक ज्यादा सुरक्षित ठिकाना देना था एक तरह से। लेकिन चुनौतियां कहाँ खत्म होने वाली थीं? 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। ये मेवाड़ के इतिहास में एक और निर्णायक मोड़ था। हाँ, और इस बार मेवाड़ के सामंतों ने उदय सिंह को सलाह दी कि किले की रक्षा का भार सेनापतियों को सौंपकर वे खुद सुरक्षित पहाड़ियों में चले जाएं। ये फैसला क्यों लिया गया होगा? शायद इसलिए ताकि नेतृत्व बचा रहे और संघर्ष लंबे समय तक जारी रखा जा सके। अच्छा, तो उन्होंने ये सलाह मानी और किले की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को सौंपी। इन दोनों का नाम तो आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। से जयमल मेड़तिया और पत्ता चूंडावत, इन दोनों ने कई महीनों तक बड़ी बहादुरी से किले की रक्षा की, लेकिन आखिरकार 25 फरवरी 1568 को अकबर की विशाल सेना किले पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। यहां स्रोत एक बहुत दर्दनाक बात बताते हैं कि जीत के बाद अकबर ने किले में मौजूद करीब 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाया। ये उस युग के युद्धों की एक भयावह सच्चाई है। लेकिन जयमल और पत्ता की वीरता ने दुश्मन को भी प्रभावित किया। कहा जाता है कि अकबर ने आगरा के किले के बाहर इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाईं। क्या ये बात इन स्रोतों में है? हाँ, इन स्रोतों में इसका जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि बहादुरी का सम्मान दुश्मन भी करते थे, चाहे वो विरोधी पक्ष के ही क्यों ना हो। चित्तौड़ हाथ से जाने के बाद उदय सिंह ने गोगुंदा से शासन चलाया और वहीं पर 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उनका निधन हो गया। उदय सिंह के बाद उत्तराधिकार का क्या हुआ? क्या ये सीधा प्रताप को मिला था या इसमें भी कोई कहानी है? नहीं, यहाँ एक पेंच था। स्रोत बताते हैं कि उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा रानी भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर उनके बेटे जगमाल को अपना वारिस चुना था। पर प्रताप बड़े बेटे थे, पर उन्हें उत्तराधिकार नहीं दिया गया। तो फिर सरदार इससे खुश नहीं थे? बिल्कुल नहीं। खासकर प्रताप के नाना पाली के अखराज सोनगरा और ग्वालियर के रामशाह तंवर जैसे बड़े सरदारों को यह मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि इस मुश्किल घड़ी में जगमाल के बजाय प्रताप ही मेवाड़ को संभाल सकते हैं। तो सरदारों ने दखल दिया फिर? हाँ, उन्होंने उदय सिंह के दाह संस्कार के बाद ही शमशान घाट पर ही जगमाल को गद्दी से हटा दिया और प्रताप सिंह को राजा बनाने का फैसला किया। ये दिखाता है कि मेवाड़ में सरदारों की राय कितनी अहमियत रखती थी, खासकर संकट के समय। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ। उस वक्त मेवाड़ की हालत कैसी थी? उनके सामने क्या चुनौतियां थी? हालत कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं थी। प्रताप करीब 32 साल के थे जब गद्दी पर बैठे और उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। चित्तौड़ समेत मेवाड़ का जो बड़ा और उपजाऊ हिस्सा था वो मुगलों के पास था। खजाना खाली था। अकबर लगभग पूरे राजपूताना पर अपना दबदबा बना चुका था और अब उसकी नजर मेवाड़ पे थी। अकबर ने सीधे हमला किया या पहले बातचीत की कोशिश की? क्योंकि अकबर की छवि तो एक कूटनीतिज्ञ की भी है। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि अकबर ने पहले सुलह की कोशिश की। युद्ध शायद उसका आखिरी विकल्प था। इन दस्तावेजों के मुताबिक 1572 से 1573 के बीच अकबर ने 4 बार अपने दूत प्रताप के पास भेजे। 4 बार? कौन कौन थे वो? सबसे पहले जलाल खां कोरची आए, फिर आमेर के राजकुमार मानसिंह कचवाहा, फिर मानसिंह के पिता राजा भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल। ये सभी अकबर के बहुत खास और भरोसेमंद लोग थे। 4 दूत मंडल। अकबर वाकई प्रताप को मनाना चाहता था। क्या प्रस्ताव था उनका? वही अधीनता स्वीकार करने का? हाँ, प्रस्ताव मूल रूप से वही था। मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लो, जैसे बाकी राजपूत राजाओं ने किया था। मानसिंह और प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील की पाल पर हुई बताई जाती है, जहां काफी मान मनोहार हुई होगी। लेकिन प्रताप के लिए मेवाड़ की आजादी का सवाल सबसे ऊपर था। और उन्होंने मना कर दिया हर बार? बिल्कुल। उन्होंने अधीनता की जगह संघर्ष का मुश्किल रास्ता चुना। पहाड़ों और जंगलों में रहकर लड़ने का फैसला किया। ये सिर्फ एक राजा का फैसला नहीं था, यह मेवाड़ की उस भावना का प्रतीक था जो किसी के आगे झुकना नहीं जानती थी। यहीं से फिर हल्दी घाटी के युद्ध की जमीन तैयार हुई।
बातचीत नाकाम होने के बाद? हाँ, जब बातचीत पूरी तरह नाकाम रही तो अकबर ने युद्ध का फैसला किया। उसने आमेर के मानसिंह को ही मुख्य सेनापति बनाकर एक बड़ी मुगल फौज मेवाड़ भेजी। मानसिंह अजमेर से चलकर मांडलगढ़ होते हुए आगे बढ़ा और मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाला। और प्रताप की तैयारी कैसी थी, वो कहाँ थे? प्रताप भी अपनी सेना लेकर गुगुंदा से निकले और लोसिंग गांव पहुंचे। आखिरकार दोनों सेनाएं खमनोर के पास अरावली की पहाड़ियों में एक तंग दर्रे, जिसे हल्दी जैसी पीली मिट्टी के कारण हल्दी घाटी कहते हैं, उसके मुहाने पर आमने सामने हुई। 18 जून 1576 ये वो तारीख है जब ये ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध की खास बातें क्या थीं? सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन किसके साथ था? देखिए, मुगल सेना की कमान तो मानसिंह के हाथ में थी और उनके साथ आसफ खां जैसे बड़े सेनापति थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रताप की सेना का हारावाल यानी सबसे आगे लड़ने वाला दस्ता, उसका नेतृत्व एक पठान योद्धा हकीम खां सूर कर रहे थे। अच्छा, हकीम खान सूर। हाँ, उस दौर में भी धार्मिक सहिष्णुता की एक मिसाल है। प्रताप की तरफ ग्वालियर के रामशाह तंवर अपने बेटों के साथ थे। भीलों के सरदार राणा पूंजा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। और झाला मान या कुछ जगह झाला बीदा का जिक्र है, जैसे कई बहादुर योद्धा शामिल थे। युद्ध कैसा रहा? क्या शुरू से ही मुगल हावी थे या? नहीं, शुरुआत में तो मेवाड़ी सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल फौज के पैर उखड़ गए, भगदड़ सी मच गई। यही वो मशहूर नज़ारा देखने को मिला जिसका जिक्र इन स्रोतों में है। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मानसिंह के हाथी मर्दाना तक पहुंच गए। उन्होंने भाले से वार किया। मानसिंह तो हौदे में झुककर बच गया, पर हाथी का महावत मारा गया। लेकिन इसी कोशिश में हाथी की सूंड में जो खंजर बंधे थे, उनसे चेतक का पिछला पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। ओहो, चेतक घायल हो गया। और फिर वो झाला मान का बलिदान, वो कैसे हुआ? हाँ, जब युद्ध के बीच प्रताप दुश्मनों से घिर गए तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। तब बड़ी सादड़ी के झालामान या बीदा, दोनों नाम मिलते हैं, ने बड़ी स्वामी भक्ति दिखाई। उन्होंने फौरन प्रताप का राजसी मुकुट और छत्र अपने सिर पर पहन लिया। मुगल सैनिक नहीं प्रताप समझकर उनके पीछे दौड़ पड़े। इससे प्रताप को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। लेकिन झालामान लड़ते हुए शहीद हो गए। उनका यह बलिदान आज भी मेवाड़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। और चेतक का क्या हुआ? वो वफादार घोड़ा अपने जख्मी पैर के बावजूद महाराणा को युद्ध के मैदान से करीब 2 मील दूर बलीचौ गांव तक सुरक्षित ले गया। वहां एक बरसाती नाला था जिसे पार करते ही चेतक ने दम तोड़ दिया। बलीचा में आज भी चेतक की समाधि बनी है, जो उसकी वफादारी की कहानी कहती है। इतना भीषण युद्ध, इतने बलिदान, तो आखिर नतीजा क्या निकला? क्या कोई एक पक्ष जीता? इस पर क्या कहते हैं इतिहासकार? यहीं पर इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। देखिए, मुगल सेना युद्ध के मैदान में टिकी रही और प्रताप को पीछे हटना पड़ा, इसलिए कुछ लोग इसे मुगलों की सामरिक जीत मानते हैं। पर अकबर का जो असली मकसद था, प्रताप को जिंदा पकड़ना या मारना, वो तो पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे कई बड़े इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध अनिर्णायक रहा। अकबर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ और प्रताप का संघर्ष रुका नहीं बल्कि जारी रहा। इससे मेवाड़ की इज्जत और आजादी की जो लौ थी, वो जलती रही। अच्छा, इस युद्ध को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। अबुल फजल ने, जो अकबर के दरबारी थे, उन्होंने इसे खमनौर का युद्ध कहा। बदायूनी, जो खुद लड़ाई में मौजूद थे और जिन्होंने इसका आंखों देखा हाल लिखा है, उन्होंने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध नाम दिया, जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। तो प्रताप ने हल्दी घाटी के बाद क्या प्रताप ने हार मान ली थी या संघर्ष जारी रहा? हार मानना तो प्रताप के स्वभावों में ही नहीं था। यहीं से प्रताप के संघर्ष का दूसरा और शायद ज्यादा कठिन दौर शुरू होता है। उन्होंने पहाड़ियों को अपना ठिकाना बनाया और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध, जिसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, वो शुरू कर दिया। अकबर ने उन्हें पकड़ने के लिए बार बार फौजें भेजी, पर वो हाथ नहीं आए। जैसे कि वो शाहबाज खां का अभियान था, सुना है वो कई बार आया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि शाहबाज खां को 3 बार भेजा गया, 1577, 1578 और 1579 में। 1578 में उसने कुंभलगढ़ का किला जीत भी लिया था कुछ समय के लिए, जो प्रताप का अहम ठिकाना था, लेकिन प्रताप फिर भी पकड़ में नहीं आए। फिर 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। खाने खाना, रहीम के दोहे वाले, उनके साथ भी कोई खास घटना हुई थी? हाँ, एक बहुत रोचक घटना हुई थी। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अचानक हमला करके खाने खाना के शिविर से उनके परिवार को, मतलब उनकी बेगमों और बच्चों को, बंदी बना लिया। ओह, लेकिन प्रताप ने क्या किया? जब प्रताप को इस बात का पता चला तो वे बहुत नाराज हुए।
उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि खाने खाना के परिवार को पूरे सम्मान के साथ इज्जत से वापस भेज दिया जाए। ये घटना प्रताप के ऊंचे आदर्शों और उनके चरित्र को दिखाती है कि युद्ध में भी वे महिलाओं और बच्चों का सम्मान करते थे। लगातार लड़ते हुए तो पैसे की कमी भी हुई होगी। सेना का खर्च कैसे चलता था? बहुत ज्यादा। मुश्किलें बहुत बढ़ गई थीं। एक वक्त तो ऐसा आया कि प्रताप के पास सेना को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। हालात बहुत खराब थे। तभी उनके बचपन के दोस्त और मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद सामने आए। उन्होंने चूलिया नाम की जगह पर प्रताप से मुलाकात की और अपनी पूरी निजी जमा पूंजी, जो उन्होंने शायद व्यापार से कमाई थी, वो सब प्रताप के कदमों में रख दी। ये कितनी बड़ी मदद थी, इसका कोई अंदाजा है? कहा जाता है कि ये रकम इतनी थी कि उससे 25,000 सैनिकों की फौज का करीब 12 साल तक गुजारा हो सकता था। ये कोई मामूली दान नहीं था। इसने मेवाड़ के संघर्ष में सचमुच नई जान डाल दी। इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर कहा जाता है। उनका ये योगदान प्रताप की वीरता जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मदद के बाद तो स्थिति बदली होगी। हाँ, प्रताप ने अपनी ताकत फिर से जुटाई। 1582 में उन्होंने देवेर में मुगलों के एक बड़े थाने पर जोरदार हमला किया। ये थाना बहुत अहम था। इस हमले का नेतृत्व उनके बेटे अमर सिंह ने बड़ी बहादुरी से किया। देवेर की लड़ाई बहुत अहम साबित हुई। इसमें मेवाड़ को जबरदस्त जीत मिली। मुगलों का जो सेनापति था सुल्तान खां, वो अमर सिंह के भाले के वार से मारा गया। इस जीत ने मेवाड़ी सेना का हौसला बहुत बढ़ा दिया। कर्नल टॉड ने तो देवेर की लड़ाई को मेवाड़ का मैराथन कहा है, इसकी तुलना यूनान की प्रसिद्ध मैराथन की लड़ाई से करते हुए। तो देवेर के बाद प्रताप ने खोए हुए इलाके वापस लेने शुरू कर दिए थे। ये वापसी की शुरुआत थी। हाँ, देवेर एक तरह से वापसी की शुरुआत थी, एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। इसके बाद अगले कुछ सालों में प्रताप ने एक एक करके अपने इलाके वापस जीते। 1585 तक आते आते चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ फिर से उनके काबू में आ गया था। और इसी साल 1585 में उन्होंने लूना चामुंडिया को हराकर चावंड को जीता और उसे अपनी नई राजधानी बनाया। तो 1585 से उनकी मृत्यु तक का समय कैसा रहा? क्या तब भी युद्ध चलते रहे? ये दौर तुलनात्मक रूप से थोड़ा शांत था। देखिए, 1585 के बाद अकबर का ध्यान उत्तर पश्चिम सीमांत की तरफ ज्यादा लग गया था, तो मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कुछ कम हुआ। प्रताप ने इस समय का इस्तेमाल अपनी राजधानी चावंड को ठीक से बसाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने और कला साहित्य को बढ़ावा देने में किया। चावंड में चित्रकला की एक नई शैली भी विकसित हुई थी। लेकिन आखिरकार उनका अंत कैसे हुआ? क्या युद्ध में? नहीं, ये थोड़ा दुखद है। 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही धनुष की डोरी मतलब प्रत्यंचा उसे चढ़ाते वक्त शायद कोई अंदरूनी चोट लग गई और उसी चोट के कारण उनका देहांत हो गया, सिर्फ 57 साल की उम्र में। ओह, और उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? उनका अंतिम संस्कार चावंड के पास बरंडोली गांव में एक नाले के किनारे किया गया। वहां आज भी उनकी 8 खंभों वाली छतरी बनी हुई है जो उनकी याद दिलाती है। प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह गद्दी पर बैठे। क्या उन्होंने संघर्ष जारी रखा पिता की तरह? हाँ, अमर सिंह 1597 से 1620 ने भी पिता की तरह मुगलों से लड़ना जारी रखा। अब मुगल बादशाह जहांगीर था और उसने मेवाड़ को झुकाने के लिए कई बड़े अभियान भेजे। शहजादा परवेज, महाबत खां, अब्दुल्ला खां और आखिर में शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, को भेजा गया। लेकिन आखिरकार संधि हो गई थी, है ना, 1615 में। हाँ, सालों के लगातार युद्ध से मेवाड़ पूरी तरह तबाह हो चुका था। खेत वीरान हो गए थे, व्यापार ठप था, लोग बहुत परेशान थे। आखिरकार अपने सरदारों और खासकर बेटे कर्ण सिंह के दबाव और समझाने पर अमर सिंह को 1615 में शहजादा खुर्रम के साथ मुगल मेवाड़ संधि करनी पड़ी। क्या ये पूरी तरह हार मानने जैसी संधि थी या इसमें भी कुछ शर्तें थीं? खुद मुगल दरबार में हाजिर होने से छूट मिली। उनकी जगह युवराज कर्ण सिंह दरबार में गए। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस मिल गया, पर शर्त यह थी कि उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी ताकि वो फिर से सैनिक अड्डा ना बन सके। ये संधि एक बहुत लंबे, करीब आधी सदी के और थका देने वाले संघर्ष का अंत थी। तो इन स्रोतों की इस पड़ताल से हमने देखा कि कैसे मेवाड़ ने खासकर महाराणा प्रताप के समय में आज़ादी के लिए एक असाधारण लड़ाई लड़ी। रानी कर्णावती की वो राखी वाली कूटनीति, उदय सिंह का उदयपुर बसाना, फिर जयमल पत्ता का वो अविस्मरणीय बलिदान, हल्दी घाटी का वो घमासान युद्ध और फिर सालों तक चलने वाला प्रताप का वो छापामार संघर्ष। ये वाकई हार न मानने वाली जिद और कुर्बानियों की एक लंबी कहानी है। बिल्कुल। और हल्दी घाटी सिर्फ एक लड़ाई नहीं, वो उस जज्बे का, उस स्पिरिट का प्रतीक है जिसने मेवाड़ को उसकी एक अलग पहचान दी। प्रताप ने मुश्किल हालात से समझौता करने से इनकार कर दिया। और ये कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं है, पन्नाधाएं हैं, झालामान हैं।